Hello everyone, welcome back my channel and हम मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे एंड आज फिफ्थ लेक्चर है आई थिंक। इससे पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े मैट्रिसेस के बारे में एंड फोर्थ लेक्चर में आई थिंक हमने डिटरमिनेंट देखा था 2x2 मैट्रिक्स का एंड 3x3 की जो मैट्रिक्स थी उसमें हमने एटलीस्ट डिफाइन कर दिया था कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा उस चीज़ को देख लेंगे बट हमने ज़्यादातर चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी कर लिए हैं एंड अब हम क्या करेंगे, बस एंडिंग में है हमको 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखना है एंड उसके बाद हम ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर लिए बेसिक्स जो भी है मैट्रिसेस। ठीक है, सो मैं दोबारा यहाँ पे स्टार्ट करने वाला डिटरमिनेंट। ठीक है, ओके लेट मी जस्ट डिटरमिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये हमने स्टडी कर लिया था बट लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ठीक है, सो सपोज हमने एक जनरल मैट्रिक्स ली थी। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है एंड इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, देन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो हमने आपको बताया था साइन कन्वेंशन। अगर हम रो 1 के अबाउट करेंगे तो हमने इस तरह से साइन कन्वेंशन किया था और यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर इसको हम फिर से प्लस लें तो अगर हम R1 के अबाउट लें, ठीक है, या C1 के अबाउट, तो दोनों वैल्यू सेम आती है, बस लिखने का जो तरीका होगा, टर्म्स क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो R1 के अबाउट कैसे लेंगे, पहले हमने लिखा ए, यहाँ पे ब्रैकेट्स, फिर हमने बीच वाले पे माइनस बी किया, यहाँ पे फिर से हमारा डिटरमिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का प्लस सी किया और यहाँ पे डिटरमिनेंट किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी कि हमने कहा ए बी सी जो भी लिखा हुआ है मैट्रिक्स उसको लिखो। ठीक है, और ए की जो पोजीशन है ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको डिलीट करके देखो कौन से नंबर बच रहे हैं, उन चार को यहाँ पे लिख दो ई एफ एच आई, और इसको कैलकुलेट करना हमको आता है। सिमिलर काम बी के लिए करना है, तो बी में ये हट जाएंगे और डी और यहाँ पे क्या है जी, ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो डी एफ एन जी आई वाला पोर्शन आपका बच जाएगा। और वही अगर हमको सी के लिए देखना है तो उस केस में हमने बताया था एफ जी एच आई, सी वाले में सी वाली की पोजीशन रो एंड कॉलम हटा के देखिए जो बचेगा वो आपका। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना हमको आता है। ये 2x2 मैट्रिक्स का क्या है डिटरमिनेंट है, तो उसको हम ओपन नहीं करेंगे, ओपन करने से कुछ ज़्यादा हमको फायदा नहीं दिखेगा। तो ये क्या है हमारे, ये क्या है आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अबाउट आर। ठीक है, और यही चीज वैल्यू अगर हम C1 के अलाउन करेंगे तो फिर से ए लिखिए, वही पोजिशनिंग हटा के, तो ए वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ई एफ एच आई ही रहेगा। फिर हमारा माइनस डी, अगर हम C1 के अबाउट करेंगे तो अब इसको लिखिए माइनस डी ब्रैकेट, माइनस डी करने के लिए डी की पोजिशनिंग, तो यहाँ पे एक टी बनेगा, देखिए दिस पोर्सन एंड दिस पोर्सन, तो बी सी बच रहा है एच एंड आई, तो बी सी एच एंड आई ये हमारा बच रहा है। एंड फिर आपका क्या बचेगा प्लस जी, जी वाले में क्या रिमूव हो जाएगा, देखिए एल शेप बन रहा है, दिस इज एल शेप यूर, सो यहाँ पे बचेगा बी सी एल शेप बन रहा है और ई एफ। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग C1। तो हम इसी तरह हमने कहा था कि डिटरमिनेंट क्या कर सकते हैं, C1 R2 C2 व्हाटएवर, ठीक है, जितने भी रोज कॉलम्स है सबके अबाउट हम कर सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन को ध्यान देना है कि किस टाइप से साइन लेना है। तो वो हमने कहा है अल्टरनेट, स्टार्टिंग विद A11 उसको प्लस लीजिए, बाकी सारे साइन क्या होते हैं अल्टरनेट, जैसे यहाँ पे प्लस है फिर यहाँ माइनस फिर प्लस, यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस। ठीक है, तो अगर आप R2 के अबाउट पे जाएंगे तो पहले में नेगेटिव लेंगे फिर प्लस फिर नेगेटिव। यहाँ हमने एक चीज़ और बताई थी कि प्लस का मीनिंग ये नहीं है कि प्लस साइन आएगा, प्लस का मीनिंग है नो चेंज, कि जो साइन है वही बना रहेगा। माइनस का मीनिंग ये नहीं है कि साइन नेगेटिव होगा, माइनस का मीनिंग क्या है साइन चेंज, कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक, तो एग्जाम्पल से ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि किस तरह से हमको लेना है।
ठीक, तो उम्मीद है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट मैट्रिक्स ए को हम अज्यूम कर रहे हैं 2 1 1 3 -1 5 1 2 1, ठीक है। एंड यहाँ से हमसे मान लो पूछा जाए कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमने मान लीजिए क्योंकि हम फ्री हैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, तो हम जनरली आप हैबिट बनाइए कि हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू R1 के अबाउट निकाली जाए, ठीक है। फर्स्ट रो के अबाउट आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, ठीक। लेट्स फाइंड आउट R1 के अबाउट करेंगे। तो R1 के अबाउट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो 2 लिखा डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो 2 में क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन हटेगा, तो लास्ट के 4 डिजिट 5 2 1 1 बचेगा, ठीक है। ये 4 1 2 3 4, फिर बीच वाले में माइनस है तो 3 लिखा है तो इसका साइन चेंज करो तो -3, ठीक। और यहाँ पे टी शेप बनेगा, दिस टी शेप, तो 1 2 1 1, तो टी शेप में जो आ रहा है दिस एंड दिस, इनको रिमूव करके देखो 1 2 1 1। फिर आपका क्या आएगा, प्लस है, यहाँ -1 लिखा है, प्लस का मतलब नो चेंज, तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, देखिए ये वाला पोर्शन आपका हटेगा। आप अपना हैंड का यूज कर सकते, इनको छुपा के देखिए, ये 4 नंबर बचेंगे, ठीक है। छुपाने की भी जरूरत नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। 2, इसका डिटरमिनेंट हमने निकालना सीखा था, 5 × 1 5 -2, तो 5 -2, ठीक है, -3। यहाँ इसको करेंगे तो 1 × 1 -2। अच्छा, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर 5 - 3 लिख देंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। बट मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 × 1 1 एंड 1 × 5 5, तो 1 - 5, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट जैसे अगर हमको निकालना हो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी, तो हम क्या करते हैं, ए × डी करते हैं, बीच में माइनस, बी × सी करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया था, इन केस आप भूल गए हो तो हमने लिख दिया है। एंड नाउ कैलकुलेट दिस सिंपल। यहाँ पे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर जैसे इस स्टेप के बाद इसको लिखिए, आप ये स्टेप भी आप चाहे तो अगर ना लिखना चाहे तो डायरेक्ट ये अगर है तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। इनकेस आप इतना फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट कम से कम ये लिख लीजिए, ठीक है। सो वी गेट व्हाट 13, ठीक। अब इसी को C1 के अबाउट भी कर सकते हैं, तब भी आंसर 13 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो C1 के अबाउट भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, आप हैबिट बनाइए, ठीक है। या तो C1 के अबाउट या तो R1 के अबाउट, और हैबिट इस तरह से बनाए कि जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे उसके अबाउट करिए। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, इसमें हम C1 के अबाउट करेंगे, क्यों करेंगे देखिए, ठीक है। Sorry, not let put 0 here, something different we need to take, ठीक है। हम ये ले रहे हैं एंड अगेन सपोज वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो हाउ विल फाइंड, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब यहाँ पे देखिए अगर हम R1 के अबाउट करने जाए, ठीक है, इसका एक्सपेंशन R1 के अबाउट करेंगे तो हमको तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है 7 - 2। लेकिन अगर वही हम C1 के अबाउट करेंगे तो देखो 2 टाइम्स समथिंग 1 टाइम समथिंग, बट यहाँ पे 0 टाइम समथिंग आएगा। तो अगर मैं लिखूं भी 0 और यहाँ पे कुछ लिखूं तो ये अंदर की वैल्यू कुछ भी आए, क्योंकि 0 टाइम्स है तो ये क्या होगा 0, यानी इस थर्ड क्वांटिटी को हमको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस भी रो में या कॉलम में जीरोज नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो उसके अबाउट आप करिए, ठीक है। लेकिन मेनली आप बहुत ज्यादा झंझट में मत पड़िए, या तो C1 या तो R1, C1 में या R1 में जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो उसके अबाउट कर लीजिए। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना। R2 के अबाउट जाएंगे तो उसमें आपकी गलती होने के चांसेस है, क्योंकि R2 में जैसे अगर करने जाएंगे तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो उसको स्किप कर लीजिए। R1 या C1 के अबाउट करिए जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। तो लेट स्टार्ट, मैं C1 के अबाउट करूंगा इस बार। तो 2, और क्योंकि 2 वाला अगर चाहे R1 में ले C1 में, दोनों में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 1 -3 एंड 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला शेप बनेगा तो ये 4 नंबर आपके बचेंगे। फिर हम लिखेंगे बीच में साइन माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हम ना हमारा क्या था साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, तो ये प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस का मीनिंग है अगर प्लस लिखा है तो माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पे
यहाँ पे कौन सा शेप बनेगा, इसका रो को और अगर कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये इस टाइप का टी बन रहा है, ठीक है, लेटा हुआ टी बन रहा है। तो 7 - 2 बचेगा एंड -3 एंड 4 बचेगा, ठीक है। अब चाहे तो आप जीरो वाला लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। जैसे अभी हमको तो लिखना एक्चुअली में क्या चाहिए, जीरो लिखे एंड देन दिस एल विल बी देयर, देन 7 - 2 एंड एल में -1 और 1 नहीं आएगा, ये आएगा। बट अब यहाँ पे जीरो टाइम्स है तो ये अंदर कुछ भी आया, जीरो टाइम्स एनीथिंग विल बी जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिलहाल हमने लिख दिया क्योंकि दिखाने के पर्पज से कि कैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू लास्ट वाला स्टेप अब नहीं लिखेंगे, दिस यहाँ पे आएगा -4, बीच में माइनस होता है ध्यान दीजिएगा, और -3, तो माइनस होता है बीच में, और 1 × -3 -3 होगा, तो सीधे प्लस हो जाएगा। बट ठीक है मैं स्टेप लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा -28, बीच में माइनस, फिर -6, तो ये आ जाएगा 2। आप इस कैलकुलेशन को चाहे तो ये डायरेक्ट ये लिखिएगा जो हम आप लिख रहे हैं इस स्टेप में, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू होल्ड एक्सप्रेशन। ये -1 आएगा, -1 यानी -2, this will be -22, yes, and -1 times it is +22, so answer will be 20, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट थिंग, तीसरी स्लाइड को हम ओपन करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये हमने लिखा है, सपोज 1 0 4 3 2 1 7 -1 4, ठीक है। एंड अगेन वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा झंझट मत लीजिए, अगेन मैं कह रहा हूँ या तो C1 या तो R1 दोनों में हैबिट बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए। रीज़न क्या है, सिर्फ एक ही बार आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो फिर इतना मतलब इसका बनता नहीं है कि हम 4 तरीके से डिटरमिनेंट निकालना सीखे, ठीक है। तो एक ही बार यूज करना होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ई क्या हो जाएगा इसमें, अब जीरो किस में है, R1 में देखो एक जीरो है, तो भैया फायदा उठा लो, R1 के बाद करो 1, ठीक। 4 नंबर कौन से आएंगे, बॉटम के 4, इस साइड वाले 4, ठीक है। 1 7 -1 एंड 4। अब यहाँ पे आएगा -0 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ, ये आएगा -0 टाइम्स एंड ब्रैकेट समथिंग समथिंग, तो इसको ओमिट करो, अब की बार हम इसको लिखेंगे नहीं, तो हम सीधे लिखेंगे +4, बीच वाला स्टेप खा गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है, 0 टाइम्स एनीथिंग विल बी 0, तो इसको ओमिट करके लिखो। एग्जाम में भी ऐसे करना है। अब दिस विल बी नाउ, ठीक है, अपर साइड एल बन रहा है, ठीक है, अपोजिट एल बन रहा है, तो इसको हटा के देखेंगे तो 3 1 2 -1, दिस विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स 4, और देखो अब की बार हम सीधे +7 लिखेंगे, क्योंकि -7 बनेगा और बीच में माइनस ऑलरेडी होता है, तो +7 हो जाएगा। दिस विल बी +4 -3 एंड -2, दिस विल बी 11, और ये आ जाएगा -5 20 यानी -20, दिस विल बी -9, ठीक है। दिस विल बी आंसर। फोर्थ एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज वी हैव गिवन a इज इक्वल टू, ठीक है, 1 0 0 3 9 7 11 12 13 -13 से। तो इसमें ये नहीं करना कि अब आप C1 के अबाउट करते हैं, भाई आप देख रहे हैं यहाँ 0 यहाँ 0, तो सिंपली इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। नाउ 1 लिखा और लास्ट के 4 डिजिट, मतलब राइट साइड में जो भी आ रहे हैं, नॉट डिटरमिनेंट, ठीक है, ओके दिस, ठीक है। और बाकी हम लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 टाइम्स समथिंग विल बी 0, 0 टाइम्स समथिंग विल बी 0, तो हम सब इतना कैलकुलेट करके कर लेंगे। सो इट विल बी 11 टाइम्स 13, सो 11 टाइम्स 13 कितना होता है, 110 13 143, ओके, -143, एंड माइनस हाउ मेनी टाइम्स विल बी 84, 12 टाइम्स 84, इनको ऐड करिए तो ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 43, ठीक है। तो 10 सब्ट्रैक्ट किया 33 3 27 -227, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। उम्मीद है डिटरमिनेंट निकालना अब आपको आ जाएगा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने डिटरमिनेंट के बारे में बताई है, वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि किसी को भी किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे हम इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को। दिस इज़ वेरी बेसिक आई थिंक, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सम अदर थिंग्स, ठीक है। हमने आई थिंक बेसिक कंप्लीट कर लिया है,
अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपनी एडवांस चीज़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ना अब शुरू करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, दूसरा होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एंड उसके अंदर दो चीजें हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारा मेन काम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रहेगा, इसलिए हम उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एक ही जगह लगता है मेनली, दैट इज नॉर्मल फॉर्म, जब आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे उस नॉर्मल फॉर्म में भी। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन नाम मात्र के लगेंगे, नाम मात्र के क्यों करा वो आप जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस क्या होगा, रो ऑपरेशन में होगा। और वैसे भी जब रो ऑपरेशन आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कॉलम ऑपरेशन भी उसी टाइप से, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है, बस रो की जगह कॉलम हो जाएगा। ठीक, सो लेट स्टार्ट टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। शॉर्ट में इनको हम ER नाम दे, ईओज हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से इसके दो टाइप बनेंगे, दो वैराइटीज। ठीक है, लेट मी डिस्कस। दो वैराइटीज बनेंगी एंड हियर। ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड ऑफ ड्राइंग। तो इसमें दो पार्ट्स बनेंगे, पहला बनेगा एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जिस पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कॉलम तो आप समझ जाएंगे जब हम रो समझा देंगे, दूसरा रो वाले ज़्यादा यूटिलाइज होंगे। एंड सेकेंड टाइप होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब एलिमेंट्री रो या कॉलम जो भी हम बात करेंगे, दोनों ही इसके तीन टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं तीनों को, पहले हम लिख लेते हैं। तीन टाइप इसके भी होंगे और तीन टाइप दूसरे वाले भी। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम EROs बोलते हैं और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ECOs। ठीक है, ECOs और इसको EROs। पहला सॉरी ना, आई शुड राइट डाउन 1, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे 2 और तीसरा यहाँ लिखेंगे। अच्छा, इनको डिस्कस हम अगले पेज में करेंगे, फिलहाल इस साइड में हम सिर्फ इसके टाइप्स लिखने वाले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑपरेशन। ठीक है, चलिए, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे हमारा फोकस ज्यादा होगा, कॉलम आप इसी तरह से समझेंगे। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का पहला जो बनता है वो होता है आई इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ से लाइन खींचते, RI इंटरचेंज RJ का मतलब क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें हम ऑपरेशन एक लगा रहे हैं RI इंटरचेंज विद RJ। इसको कैसे बनेंगे कि RI यानी ith रो, यानी जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ith रो, जिसको हम नाम दे रहे हैं RI। ठीक है, इंटरचेंजेस विद jth रो, और jth रो का मतलब क्या है, RJ। ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स में क्या करना होगा हमको, अगर ith रो है तो उसको jth कॉलम jth रो के साथ क्या करना है, इंटरचेंज। ठीक है, पहले रो और मान लो हमने लिखा एग्जांपल के लिए, आप एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं कि कहीं पे अगर हमने लिख दिया R1 इंटरचेंजेस विद R3, इसका मीनिंग क्या है कि आपको R1 जो है उसको R3 में पुट करना है और R3 वाली रो को R1 की जगह प्लेस करना है। ठीक, तो पहला एलिमेंट्री रो ऑप्शन क्या है, सिंपली दो रोज को इंटरचेंज करना है। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वही चीज किसमें भी हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, यही चीज अगर हम कॉलम में बात करेंगे तो कॉलम में वही चीज क्या हो जाएगी, CI विद इंटरचेंज विद CJ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ith जो कॉलम है, ठीक है, या इसको हम CI कर रहे हैं, इंटरचेंजेस, ठीक है, विद किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, विद jth कॉलम। और jth कॉलम से मतलब क्या है मेरा, CJ से। ठीक है, जैसे हम कहें कि C1 इंटरचेंजेस विद C2। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर, तो वही है कि अगर रो वाला समझ गए तो कॉलम में वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा, ठीक है, थर्ड वाले के लिए थोड़ा प्लेस ज्यादा लेंगे।
सेकेंड जो ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलिंग कह सकते हैं, स्केलिंग, ठीक है। बट ठीक है, हम नाम पे जाएंगे नहीं, क्या नाम उसका हम रखते हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दी ऑपरेशन। इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी अगर आप देख रहे हैं कि आयत रो में क्या चेंज करना है कि उस रो के मेंबर्स को या उस रो के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, के टाइम्स कर देंगे। जैसे किसी रो में मान लो एंट्रीज है 1 2 2, तो उसको अगर हमने कहा 3 टाइम्स कर दो तो 1 की जगह 3 हो जाएगा, 2 की जगह 6, 3 अगेन जो नेक्स्ट 2 है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो किसी भी रो को हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन जीरो स्केलर से या नंबर से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ith जो रो है, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय स्केल्ड बाय लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाइड बाय अननोन जीरो नंबर लिख लो, या स्केलर भी लिखते हैं, लेकिन छोड़ो स्केलर, हम बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ कॉलम में करनी होगी तो आप समझ ही गए होंगे, कॉलम में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, कॉलम में भी वही है, सी आई हमने लिखा, के टाइम्स सी आई लिखा। अच्छा, ध्यान देना है, जिस रो में हम चेंज कर रहे हैं, आयत रो में हमने चेंज किया है तो आयत रो को ही के टाइम्स करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले रो में चेंज कर रहे हैं और हमने दूसरी रो को डबल करके पहले रो में लिख दिया, नहीं, पहले रो में चेंज है तो पहले ही रो का 2 टाइम्स, -3 टाइम्स, -1 टाइम्स, जो भी आप कर रहे हैं, या 3/2 टाइम्स कर रहे हैं, 1/2 टाइम्स कर रहे हैं, उसी रो में करना है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे के इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका भी मीनिंग वही है कि ith जो कॉलम है, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड और स्केल्ड, जैसे हमने कहा था वर्ड यूज कर सकते हैं, बट ठीक है बहुत प्रॉपर नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो एक में अगर आप समझ पा रहे हैं तो दूसरा सिमिलर वे में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अच्छा, अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, हर एक को अलग से एकदम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोल दिए, बट अभी थोड़ा एक क्या दे रहे हैं आपको, आइडिया दे रहे हैं हर एक ऑपरेशन के बारे में। थर्ड ऑपरेशन क्या है, देखिए, ठीक है, K1 K2, ओके, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो हमने लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस वो बहुत आसान है, वो आप एकदम समझ गए होंगे कि उसमें करना क्या है, ठीक है। आप आइडियाज भी लगा लेंगे कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में करना क्या है उस ऑपरेशन को लगा के, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ है नहीं। लेकिन थर्ड ऑपरेशन अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, पहली बात है। तो खैर हम बहुत सारे एग्जाम्पल उस पर कराएंगे ताकि आपके मन में प्रैक्टिस, देखिए इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है, कॉलम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसी को अब हम पूरे को ही लेस इंपॉर्टेंट लिख देते हैं तो फिर नीचे के अपने आप लेस इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो लेकिन सबसे मेन जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में वो तीसरा वाला है, और इसको जो इसमें महारत आपको हासिल करनी है, पहले ही हम कह दे रहे हैं कि बहुत मेहनत इस पर करनी है, प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 15-20 मैट्रिक्स लेके, रैंडम मैट्रिक्स लेके रैंडम ऑपरेशन इस पर लगाने हैं, और प्रैक्टिस करिए जितने आप तेज कर पाए। अगर तेज नहीं कर पाएंगे और तेज प्लस सही भी करना है तो फिर आप दिक्कत में रहेंगे, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स के दौरान आप दिक्कत में रहेंगे। सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो इसका सभी में योगदान है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ कैले हैमिल्टन एंड आई थिंक आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को छोड़ दिया जाए तो इस ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा योगदान है, ये सब जगह, ठीक है। तो इसको समझते क्या है, देखिए जो बुक में लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है, और जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो ये है। एक्सेप्ट का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि मैं ये भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझ लो, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा अलग पेज पे हम इसको समझा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने लिखा है, मैं खैर डिलीट कर दूंगा बिकॉज इसका मीनिंग जो है वो तो आप समझ जाएंगे, हम समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं। जैसे बुकिश जो लिखा रहता है, बुक में यही चीज़ लिखी रहती है कि टाइम्स आर जे, यहाँ ये बोलना जरूरी नहीं है कि के इज नॉट इक्वल टू 0,
ये ऑब्वियस बात है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप जीरो ले भी लेंगे तो भी बहुत गड़बड़ नहीं है, बट ठीक है, आप जीरो नहीं लेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद पता चलेगा। अब इसका मीनिंग समझिए पहले कि हमको एक रो में चेंज करना है, किसी हम पर्टिकुलर रो में चेंज कर रहे हैं, आयत रो में, और उस रो में क्या चेंज कर रहे हैं कि उस रो में, ध्यान देना, जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसी रो को लिया और किसी दूसरी रो का, यस हियर यू कैन से एटलीस्ट कि आई इज नॉट इक्वल टू जी, कम से कम आप ये कह दीजिए कि आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस बात है, दूसरी रो का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसी रो का भी के टाइम्स ऐड कर सकते हैं, दैट्स आल्सो वैलिड, बट वो एक फिर से ये है कि अगर हम उसी रो में कर लेंगे, मान लीजिए के टाइम्स और आर आई लिख लूँ, तो ये फिर के प्लस वन टाइम्स आर आई बन जा रहा है, जो कि जो हमने सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखा है वो बन जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आई इज नॉट इक्वल टू जी। तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी रो में हमको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है कि उसी रो में वो रो होनी चाहिए, जिस रो में चेंज कर रहे हैं उस रो का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें क्या कर देंगे, किसी दूसरी रो का के टाइम सेट कर देंगे, ठीक है, सिंपली आगे बात समझिए। जैसे एग्जांपल R1 में हम चेंज कर रहे हैं, तो R1 में ही क्या चेंज करेंगे कि इसी R1 में ऐड कर देंगे किसी दूसरे रो का, किसी दूसरे रो का, सपोज हम सेकेंड रो ले रहे हैं उसका के टाइम्स, ठीक है, के इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन आल्सो, सॉरी जीरो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। या जैसे हम लिखे R3, तो अगर मैं R3 यहाँ लिख रहा हूं तो हमको R3 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और इस R3 में ही हम क्या करेंगे, किसी दूसरी में सॉरी किसी दूसरी रो का के टाइम्स, दूसरी रो मतलब R1 ले लो, या इसी को हम लिख सकते हैं R3 प्लस के टाइम्स R2 सॉरी प्लस, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया अगर हम R3 में चेंज कर रहे हैं तो R3 का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होना चाहिए। तो ये तो बुक कहती है, मैं कहता हूं कि आप R3 में चेंज कर रहे हैं तो R3 लेना है, लेकिन R3 के साथ भी कोई नंबर लगा सकते हैं, हमको सीधा सीधा R3 नहीं लेना। हम कह रहे हैं इसका दुगने में हम किसी दूसरी रो का 4 गुना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बुक कहती है, बुक मतलब बुक भी यही कहती है, लेकिन बुक जो लिखा जाता है बुकों में वो क्या लिखते हैं कि अगर आयत रो में चेंज करें तो आयत रो पे कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आप बुकों में देखिएगा इस टाइप से लिखा जाता है, यानी जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। आई विल अलाउ टू यू डू दैट सो, ठीक है। मैं बहुत रीजन इस पर देने वाला नहीं हूँ कि वाई इट इज वैलिड टू राइट। ये वाला जो हमने लिखाया है, जैसे अभी यहाँ लिखा है, ठीक है, इफ यू मूव ऑन और फोर्थ स्लाइड पे जाए तो यहाँ पे मैंने देखिए कि वन टाइम्स लिखा है R1 आर आई पे, सॉरी पे आर आई होना चाहिए। तो फॉर मी दैट इज वैलिड, और बुकों के लिए भी वैलिड है, ऐसा नहीं है, बट ये इसलिए लिखाया जाता है क्योंकि ये सिंपलर है, ठीक है, दिस इज सिंपलर फॉर्म, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत समझने में नहीं होती, इसलिए बुकों में यही लिखा जाता है। बट कैलकुलेशन के पर्पज से ये आसान पड़ता है, जो हम लिख रहे हैं कि आर आई में क्या करेंगे, आर आई का ही कुछ टाइम्स कर सकते हैं और दूसरी रो का के टू टाइम्स आर जे हम मान लेते हैं, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के टू इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज तो समझने के पर्पज से ये आसान है कि सिंपली हमको आर आई में चेंज करना है तो आर आई में ही किसी दूसरी मैट्रिक्स का के टाइम, सॉरी दूसरी रो का के टाइम्स ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन जब कैलकुलेशन के पर्पज से आएंगे, बी केयरफुल रिली ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन के पर्पज से आपको ये चीजें आसान लगेंगी, इस टाइप की चीजें, ठीक है। सो बोथ थिंग्स आर वैलिड, ठीक है। कैलकुलेशन के पर्पज से मतलब है कि अभी देखेंगे आप जहाँ पे चीजें फ्रैक्शन में जा रही होंगी, आपको इतना तो अंदाजा है कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कब होता है। इफ आई से यू ऐड दिस, या यहाँ पे 15 कर लें, देन थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, इसमें और इसमें कौन सा आसान है, ये टफ है ये आसान है। This is 5 and then in this at least you have to do some work, really 3 times 6 and then 9 by 15, ठीक है, a bit working really, ठीक है, कुछ तो वर्क करना पड़ रहा है, इसमें नहीं करना पड़ रहा है। तो फ्रैक्शन में चीजें ना जाए इसके लिए हम इस टाइप के ऑपरेटर यूज करेंगे, और इस टाइप के ऑपरेटर देखने में आसान है लेकिन इसमें चीजें फ्रैक्शन में जाने के चांसेस है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये ऑपरेटर की काम क्या करना है। सेम चीज हमको किस में कर देनी है, कॉलम्स में। कॉलम्स में सेम चीज कर देनी है कि आयत कॉलम में क्या चेंज करना है कि आयत कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का के टाइम्स हमको ऐड कर देना है। ऐड से मेरा मतलब ये नहीं होता कि ऐड, ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि अगर नेगेटिव है तो फाइनली विल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड से मतलब आप ये मत समझा करिए कि सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अगर नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू से दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग द थिंग, ठीक है। और करके जैसे हमने कहा और करके इसमें लिखेंगे, मैं जो लिखता हूँ मैं कहूँगा नहीं, हम सी आई में भी कुछ मल्टीपल कर सकते हैं
और फिर दूसरे मैट्रिक्स का कुछ मल्टीपल उसमें से एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मी बोथ आर वैलिड, पहला तो वैलिड है, दूसरा भी वैलिड है। और उम्मीद है कि आपको ये सारी जो यहाँ जो कहानी लिखी है पूरी, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और नहीं आई तो अब हम एक एक करके तीनों ऑपरेशन को क्या करेंगे, देखेंगे यूजिंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे। लेट मी डिलीट फर्स्ट दिस, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई कुछ काम है नहीं, ये समझाने के पर्पज से हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो रबर, ठीक, चलिए तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं है। अब हम एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे हर एक ऑपरेशन का कि कैसे लगाएंगे। अभी तो हमने कह दिया कि ये कर लो, लेकिन करेंगे कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में हम पहला एग्जांपल लेंगे किसका एग्जांपल, हम किस पे बेस्ड लेंगे, पहला वाला आर आई, जिसमें हम नहीं कहते, और वही चीज़ कॉलम में अगर कर लें तो कॉलम में मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। अगर आप रो वाला समझ गए तो कॉलम वाला सिमिलर है, और कॉलम यूज बहुत ना के बराबर होने वाला है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 4 6 2 1 -2 1, कुछ भी लिख लो, कोई नंबर से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब मैं ऑपरेशन कैसे लगाऊंगा, देखिए लिखने के अपने हर एक का अपना तरीका हो सकता है। मेरा तरीका होता है जैसे रिएक्शन हम करते हैं केमिस्ट्री में, तो ये रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन किसके कारण होते हैं, यहाँ पे हम कैटलिस्ट लिख देते हैं, तो कैटलिस्ट क्या है, R1 इंटरचेंज विद R2। ठीक है, ये कैटलिस्ट है, तो ये लिखने का मेरा तरीका है। सो लेट्स जस्ट अप्लाई दिस। ठीक है, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, R1 इंटरचेंज विद R2, यानी पहले रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करना है। तो R3 का क्या करेंगे, उसमें नो चेंज है, जब नहीं लिखा मतलब उसको नहीं छेड़ना। तो जिसको नहीं छेड़ना होता है, मेरी राय आपसे ये है कि जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिख लो बेटा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। बाकी जिनमें दो चेंज में जिनमें चेंज है उनको लिख लो। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, R1 की जगह R2 चला गया, सेकंड रो ऊपर आ गई, एंड ये नीचे चला गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ जाएगा। चलो इस पे एक और बार लगा लेते हैं। अब की बार मैं लिख रहा हूँ, अब इस पे ऑपरेशन लगा रहे, ध्यान देना ना, ध्यान देना, हम इस पे ऑपरेशन नहीं लगा रहे, हम इस पे ऑपरेशन लगा रहे, तो दिस नॉट इन द केस। ठीक है, हियर R1 इंटरचेंज विद R3, तो हम क्या करेंगे, किसमें चेंज नहीं हो रहा, R2 में, तो R2 बेचारों को सीधे सीधे लिख दो जो है R1 और R3, तो ये ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि रो वाला आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन में क्या करेंगे, तो उसमें भी आसानी से कर सकते हैं। 6 1 3 -4 1 1 2 1 1, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे C2 इंटरचेंज विद C3, कुछ नहीं करना, ध्यान देना। अब कॉलम लिखा हुआ है तो रो भूल जाओ। ठीक है, अगर सी लिखा है मतलब कॉलम में चेंज हो रहा है, तो किस में चेंज नहीं हो रहा, पहले इनमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, C1 इज नॉट हियर, तो C1 बेचारे को एज इट इज लिख लो, और C2 C3 को इंटरचेंज, तो C3 को लिख लो पहले C2 की जगह, और C2 की जगह C3 को। ठीक है, आगे समझे। लेट्स से वन मोर, अगर मैं कहूँ C1 को इंटरचेंज करो C3 के साथ, अब इस पे नहीं लगाना है, इस पे लगाना है, रिएक्शन इस पे हो रही है इसकी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक, क्या करें, ओके, तो किसमें चेंज नहीं होगा, C2 नहीं है, तो C2 को बेचारे को लिखा है से। अब यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, और ये 6 -4 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों ऑपरेशन आपको सामने आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत टफ है भी नहीं, बहुत बेसिक्स है। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन को एक साथ नहीं लगाते। ठीक है, क्यों नहीं लगाते, तो लेट्स से आप सोच रहे हो कि दोनों एक साथ क्यों नहीं लिख सकते, लग तो सकते हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख सकते। सपोज अगेन वी हैव समथिंग दिस, अगर सपोज करिए आपने कहा कि हम दोनों काम एक साथ करेंगे, R1 को R3 से करेंगे और C1 को C2 से करेंगे, क्या आप कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, हाँ ये जरूर किया जा सकता है कि पहले आप इंटरचेंज R1 R3 को कर ले, तब C1 C2, तो यहाँ पे एक साथ इसको नहीं लगाया जा सकता, दिस इज नॉट परमिशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आप दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, कॉलम और रो ऑपरेशन, तो उसमें गड़बड़ क्या होगा, जैसे हम कोई भी एलिमेंट की पोजिशन देखें, तो इस वाले की पोजिशन देखे जैसे हमसे, तो ये क्या है एक्चुअली में कि ये C3 में भी है और ये किस में भी है, एंड R1 में भी है, भाई पहले रो में भी हो और थर्ड कॉलम में भी है। तो जब आप ऑपरेटर लगाने जाएंगे तो क्वेश्चन ये उठेगा कि हम इसको R1 में कंसीडर करें, खैर यहाँ पे मान लो चलो इसको C3 कर लो, या C3 में कंसीडर करें,
तो जब इसको आप इंटरचेंज करेंगे तो R1 में इसको कंसिडर करेंगे कि C3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायलेमा वाली सिचुएशन अराइज कर जा रही है। ठीक है, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि यहाँ अभी आपने C2 लिखा था, ठीक है, लेट मेक इट C2, सपोज करो C2 होता है, तो फिर गड़बड़ किस में होती है, यहाँ पे जब R1 और R3 यहाँ C1, तो R1 और C1 कॉमन है, तो यहाँ पे 4 को ले लो, ये R1 में भी है, सॉरी C1 में भी है और R1 में भी, तो इसको किसके साथ लोगे, इस वाले ऑपरेटर के साथ लोगे कि इस वाले के साथ, ठीक है, तो इसलिए दोनों ही ऑपरेटर एक साथ नहीं लगते, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके लिखेगा, यस ये हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कॉलम और रो एक साथ, मतलब एक साथ नहीं लिखेंगे, एक एक करके लिख सकते हैं। जैसे इसी वाले में, जैसे हमने पहले क्या लगा दिया, यहाँ से हमने इस पे कॉलम लगा दिया, अब हम इस पे रो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो भी हम रूलिंग बनाएंगे। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर केसेस आपको बनाएंगे इस वाले टाइप क्वेश्चन में, किसमें क्या कर सकते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, किसमें क्या कर सकते हैं, बट ये वाली चीजें जैसे हमने यहाँ पे किया कि हम कहें कि हम ये भी करेंगे बस साथ में ये भी कर देंगे, इस टाइप की चीजें परमिशिबल नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या लिखना है, 136 लिखना होगा। ठीक है, ये किया जा सकता है कि पहले अपने कॉलम फिर रो अलग अलग लगा सकते हैं, एक साथ परमिशिबल नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया है दोनों को। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या कर दिया, दोनों को एकदम अच्छे से काट दिया है। ठीक, तो इसलिए इन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिलीट, ठीक, जो परमिशिबल नहीं है उनको हम डिलीट कर देते हैं हमेशा के लिए, एंड लेट्स मूव टू अनदर। ठीक, मुझे उम्मीद है पहला ऑपरेटर आपको समझ आ गया होगा, दूसरा ऑपरेटर भी मैं यहीं पे ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि मैं अलग से एक स्लाइड इसके लिए लूँ, तो लेट्स से पहला वाला हो गया, सेकंड वाला भी हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन स्ट्रोक ड्रॉ कर लेते हैं, दिस लाइन। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन हमारा था आर आई इम्प्लाइज के टाइम्स आर आई, और वही चीज़ अगर सी आई में करेंगे तो सी आई इम्प्लाइज के टाइम्स सी आई। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो मैं इसलिए बहुत तवज्जो इसमें नहीं दे रहा हूँ। हमारा मेन क्या है, तीसरा वाला है, उस पर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा, मैं 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन आपको जितनी प्रैक्टिस करनी हो करेगा, खासकर रो वाले में, कॉलम वाला नहीं भी आप करेंगे, जैसे मैंने कह दिया है सिलेबस में जानता हूँ कहीं भी सिलेबस हो उसमें कॉलम की महत्ता बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं R2 इम्प्लाइज 3 टाइम्स R2। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि R2 के हर एक मेंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। तो जैसे मैं कहता हूँ बार बार हैबिट डालिए कि जिनमें चेंज नहीं होना है पहले उनको एज इट इज लिख लिया करो, R1 कोई चेंज नहीं होना और R3 में तो उनको एज इट इज लिख लो। R2 में चेंज करना है 3 टाइम्स, तो वो -1 का 3 टाइम्स -3, 2 का 3 टाइम्स 6, 1 का 3 टाइम्स 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब कॉलम को भी सीख लेते हैं इसी में, तो इस कॉलम सपोज करिए मैंने लिखा C3 -2 टाइम्स C3। ठीक है, अलग अलग लग सकता है ऑपरेटर। ठीक है, एक साथ नहीं लगेगा, ध्यान देना, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको भी लगा ले और इसको भी लगा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोथ ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली, खासकर कॉलम रो। ठीक है, एक साथ यस 2 ऑपरेटर लग सकते हैं, कहाँ लग सकते हैं वो जब क्वेश्चन करेंगे हम अभी आपको बताएंगे कि जैसे रो ऑपरेशन जो है वो एक साथ लग सकते हैं, कब लग सकते हैं वो भी हम सब बताएंगे आपको। ठीक है, सो फिलहाल अभी ऑपरेटर लगाना तो सीख लीजिए। तो C3 में चेंज होना है तो C1, इस बार ध्यान देना कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम्स को एज इट इज लिखो, यह नहीं कि आप रोज को लिखने लगे एज इट इज, नहीं। C3 में चेंज करना है -2 टाइम्स, तो -2 टाइम्स -12 होता है, 3 का -2 टाइम्स -6 होता है, एंड दिस -2। चलो इसमें एक और रो लगा लेते हैं इस बार, R2 इम्प्लाइज -R2। अब R2 इम्प्लाइज -R2 का मतलब क्या है, R2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, -1 से, कर लो। जिनमें चेंज नहीं होना उनको एज इट इज लिख लिया, -2, जिसमें चेंज होना उसको हम लिख लेते हैं। सो -3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 का -6 का 6। ठीक, तो उम्मीद है ये वाला ऑपरेटर भी अप्लाई करना आपको आ गया होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम आपको एक चीज और बताएंगे कि 2 ऑपरेटर हम एक साथ लगा सकते हैं। अभी आप कहेंगे आपने कहा था नहीं लगा सकते, 2 ऑपरेटर कौन से एक साथ नहीं लग सकते, जहां पे आप एक कॉलम ऑपरेटर लगा रहे हो और दूसरा रो, वो एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन में एक पॉइंट आएगा। जब आप कॉलम और रो लगाते हैं तो उनके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट कॉमन आ जाता है, तो क्वेश्चन फिर ये अराइज होगा कि उस पर कौन सा ऑपरेटर लगाए, कॉलम वाला कि रो वाला, इसलिए नहीं लगा सकते।
लेकिन 2 रो ऑपरेशन तो एक साथ लग सकते हैं, लेकिन उसकी भी थोड़ी बहुत शर्तें हैं, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहीं पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ऑपरेटर को लगाना सीख लीजिए कि किस तरह से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। अब तीसरा हमारा ऑपरेशन है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको हम देखेंगे। इस पर हम जितने एग्जाम्पल कर पाए, पहले हम आपको डीपली अगेन कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, फिर हम ओरली करना सीखेंगे कि 3 - 2 × 5 दैट इज 3 - 10 = -10, इस टाइप से करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एकदम अच्छे से करेंगे, स्लो स्लो, देन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, जैसे हमने डिटरमिनेंट के केस में किया था। थर्ड वाला ऑपरेटर क्या है, आर आई इम्प्लाइज। फिलहाल के लिए आप यही लिख लीजिए, मैं अभी वो नहीं लिखने जा रहा हूँ, जो मैंने कहा था और करके चलो लिख ही लो। आर आई इम्प्लाइज कि हमने कहा था जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसको भी हम कर सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, यही चीज किसमें हो सकती है, और कॉलम में यही चीज हम किसमें लिख सकते हैं, कॉलम में भी लिख सकते हैं। काइंड ऑफ सी आई इसके 1 टाइम्स सी आई। मीनिंग हम आपको बता चुके हैं, बट अब ऑपरेट करेंगे तो आप मीनिंग और भी क्लेरिफाई इसमें हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि हम ऐसा नहीं करेंगे एक मैट्रिक्स पे कॉलम फिर रो कॉलम, ये नहीं करेंगे। पहले हम एक मैट्रिक्स पे पूरा ही रो लगा के आपको दिखाएंगे, फिर कॉलम थोड़ा सा करेंगे, छोड़ देंगे उसके बाद, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद करनी है। कॉलम ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है नहीं। रो पे आप जैसे मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आप करेंगे। तो आई एम राइटिंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा, हम पहले जो प्रैक्टिस करेंगे वो रैंडम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो पर्पस वाली प्रैक्टिस करेंगे। पर्पस मतलब कुछ पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है कि पर्पसफुली हमको ऑपरेटर लगाना है, ऐसे थोड़ी कि जो मन आएगा वो कर देंगे। ठीक है, चलिए, इन ऑपरेटर को बस ध्यान में लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि जिस भी रो में चेंज किया जा रहा है उस रो का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होना चाहिए। अब चाहे आप ये वाला लगाएं चाहे ये वाला, वो बात की बातें हैं बेटा, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लाइक ये चीज नहीं कर सकते आप कि R1 में मैं चेंज करूंगा और R1 की हेल्प लूंगा ही नहीं, मैं ये करूंगा, तो ये चीज परमिशिबल नहीं है कि आप R1 में चेंज कर रहे हैं और R1 का यूज ही नहीं हो रहा है, R2 और R3 का नहीं, R1 में चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपको R1 को यूज करना पड़ेगा। भले आप R2 यूज करें उसके साथ R3 यूज करें, दोनों भी कर सकते हैं। जैसे इस वाले को हम, ठीक है, मैं फिर उतना हाई लेवल नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आप एक्चुअली में ये कर सकते हैं K टाइम्स RJ, और तीसरी रो को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं K डैश टाइम RK। लेकिन मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, आप बस इतना भी समझ लेंगे हमारे लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आई एम जस्ट लिविंग दिस, इस पोर्शन की हमको कोई जरूरत खास है नहीं। ठीक है, लेट्स डिलीट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, हम स्टार्ट करें। लेट्स से हम R2 में चेंज करने जा रहे हैं, और R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, अब हमने R2 लिखा है तो एक जगह इन्वॉल्वमेंट R2 का होना चाहिए, तो लेट्स से R2। और ऐसा भी नहीं है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि RI पहले लिखा है, बेटा इसको आप बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। RJ प्लस के लेमडा टाइम, चलो लिख लो इस बार RJ RI लिखेंगे तो ये भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इसको आगे ही लिखना है, पीछे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको पीछे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल नहीं लिख रहे, प्लस 2 टाइम्स R3 करने का है। तो ये वैलिड ऑपरेशन है क्योंकि R2 में चेंज कर रहे हैं और R2 का यूज हो रहा है। ठीक है, लेट मी डिलीट अ बिट ऑफ दिस। ठीक है, इसको लगाना है, चलिए लगाते हैं। तो जैसे मैंने बार बार आपको कहा है कि सबसे पहले वो चीजें लिख लें जिनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए R2 में चेंज होने वाला है, तो R2 को छोड़ के बाकी सबको ऐसे लिख लो। R1 को हमने एज इट इज लिख लिया और R3 को एज इट इज। आप जब ऑपरेटर लगा रहे होंगे तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ठीक है, तो हम डिटेल से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। पहले हम एकदम बेसिक समझाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने काम को थोड़ा तेजी से करेंगे। तो सबसे पहले R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R2 और R3 को लेना है। तो R2 को लिख लो पहले बेटा, R2 ये है और R3 ये है, एकदम डिटेल में कर रहा हूँ। ठीक है, अब R2 में चेंज क्या करना है, R2 में क्या चेंज करना है हमको ध्यान दो। R2 में हमको चेंज करना है कि R2 में
ये आपका R2 है, पहले लिख लेते हैं, ये R3 है। तो R2 में क्या करना है, 2 टाइम्स R3 ऐड करना है। तो R2 में यहाँ पे कितना लिखा है 8। अब 2 टाइम्स R2 ऐड करना मतलब उसके जस्ट नीचे वाले, भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब क्या है, इसके जस्ट जो नीचे है उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी इस पूरे का ट्वाइस करना पड़ेगा और तब ऐड करना पड़ेगा। तो 8 प्लस करना पड़ेगा, 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज कितना आ जाएगा 10, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे 10। अगला एलिमेंट R2 का क्या है 2 है, इसमें क्या ऐड करना है 2 टाइम्स R3, यानी नीचे वाले का ट्वाइस। तो 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ उसी के नीचे जस्ट लिखा है जो 7, दैट इज 2 प्लस 14, दैट इज 16। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 16। लास्ट वाला नंबर देखिए, यहाँ पे आ जाइए, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 1 है, इसमें प्लस करना है, R2 में ऐड करना है, यानी 1 में ऐड करना है, प्लस करना है R3 का 2 टाइम्स, तो उसके नीचे जो नंबर है उसका 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ उसके नीचे जो नंबर 1। तो अभी एकदम हम डिटेल में लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। उम्मीद है पहला ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ रो की प्रैक्टिस करेंगे, कॉलम वाला छोड़ दो, कॉलम वाला नाम के बराबर ही होता है, कॉलम वाला एक दो कर लेंगे बट ज़्यादा नहीं करेंगे। लेट्स से इस बार मैंने कहा R1 इंटरचेंज R1 माइनस 3 टाइम्स R2। अब आप कहेंगे आपने यहाँ ऐड लिखा हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं बट माइनस 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो माइनस 3 टाइम्स ऐड करना मतलब सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स, ठीक है। बोथ थिंग्स आर सेम। जैसे हम कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करिए, वही चीज़ हम क्या कह सकते हैं, हाफ से डिवाइड करिए। या हम कहते हैं 2 से डिवाइड करिए, वही चीज़ क्या कर सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करिए। तो बहुत चीज़ों को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको, एकदम अभी बेसिक से करेंगे कैलकुलेशन, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एडवांस आएंगे, ठीक है। चलिए R1 में चेंज करना है, तो बाकी जिनमें चेंज नहीं करना है कम से कम उन बेचारों को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, R1 में चेंज करना है तो R1 को लिख लो, और उस किससे चेंज करना है R2 से, तो R2 को लिख लो। R2 कहाँ है, R2 इज 10 16, ये लंबा चला जाएगा थोड़ा, चलो गलती से चला गया। अब ऑपरेशन क्या है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। ऑपरेशन क्या कर रहा है, R2 का कितने टाइम्स करना है, इस पूरे का कितने टाइम्स करना है, -3 टाइम्स, और देन क्या कर देना है ऐड, ठीक है भाई, यही तो होता है, ऐड करना है -3 टाइम्स, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो यहां से एंट्री क्या आएगी, R2 का R1 का एलिमेंट लिया, ठीक है, प्लस करना है कितने टाइम्स, -3 टाइम्स, उसके नीचे जो नंबर लिखा है +10, दैट इज 4 - 30 एंड दैट इज नथिंग बट -26। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -26, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो -1 में ऐड करना है -3 टाइम्स ऑफ R3, उसी के जस्ट नीचे जो लिखा है, यह आ जाएगा -1 -48, दैट इज -49, यहाँ -49। और लास्ट वाले में कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी 2 प्लस करना है कितने टाइम्स, -3 टाइम्स। भाई यहाँ पे -3 टाइम्स R2 मतलब प्लस करना है -3 टाइम्स, तो -3 टाइम्स ऑफ व्हाट, उसी के जिस नीचे जो नंबर लिखा है दैट इज 3, तो 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 - 9, दैट इज इक्वल टू -7, यहाँ कितना आ जाएगा -7। उम्मीद है ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अब ये जो नीचे का गार्बेज है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या था, आपको कैलकुलेशन सिखाना था, तो वो इसकी मदद से हमने सिखा दिया है, ठीक है। ये हमको करना भी नहीं है, अभी जस्ट आपको बिगनिंग कैसे कैलकुलेशन हो रही है वो दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आपको हैबिट क्या करनी है, हवा में हैबिट करनी है। तो हम धीरे धीरे आप जो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा स्टेप खा जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो इसको हम हटा सकते हैं, कोई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं, ठीक है। लेट्स डिलीट दिस, ओके, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस, ठीक है, यह आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरह से ऑपरेटर हमको लगाना है, ये वाला ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हवा में लगाने की कोशिश करेंगे, हवा में ही आपको लगाना है, इतना डिटेल में लिखेंगे तो आपका फिर पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा मैट्रिक्स इस बार ले लें, दूसरा मैट्रिक्स ले लो, 4 3 -1, ठीक है। और अभी हम पर्पजलेस कर रहे हैं, पर्पजलेस मतलब हमको कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ तो हम रैंडमली कोई भी ऑपरेटर लगा दे रहे हैं। इसके बाद जो एग्जांपल करेंगे पर्पस के साथ करेंगे, कुछ क्रिएट करना होगा तब हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। और क्रिएट्स क्या करना है उसके बारे में भी हम क्वेश्चन आप इससे पूछेंगे कि कैसे किया जाए।
सो लेट्स से वी हैव दिस, ठीक है। अभी हम पर्पजलेस कर रहे हैं तो पर्पजलेस ही रहने दो अभी इस स्लाइड में कम से कम। लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है। तो इसको हम क्या लेते हैं, पर्पजलेस। इस बार हम R2 में चेंज कर रहे हैं, राइटिंग सिंपली R2 माइनस, सीधे R1 लिख रहे हैं। अभी बहुत टफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला ऑपरेटर आसान रखते हैं कम से कम, ठीक है। तो जिसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ R2 में, यानी R1 को एज इट इज लिख लो, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, और R3 को लिख लो। अब थोड़ा हवा में करेंगे, यहीं से हम देखेंगे ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2। क्या करना है, R2 माइनस R1, यानी सीधे सीधे हो गया, इस वाले रो में से इस वाले रो को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2। अब डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, खैर ये ऑपरेशन भी आसान है, बट फिर भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट विल माइनस 2, ठीक है। पीछे हमने कैसे किया था, ऐसे करके फिर ऐसे लिख रहे थे, फिर इसमें हमने लिखा 2 माइनस 4, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाले कैलकुलेशन आप हटा दिए। आप पीछे नहीं हो पा रहा हो आपसे तो प्रैक्टिस थोड़ा करिएगा तो आपको आने लगेगा। अब यहाँ से थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, 8 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस करना है -1 को, इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान देना बेटा, जब माइनस कर रहे हैं तो साइन को ध्यान दिया करो। अगर माइनस ही है और माइनस ही कर रहे हैं तो वो प्लस बन जाएगा। तो दिस विल बी 8 + 1 इवेंचुअली, एंड दिस विल बी 9, सो पुट इट 9, ठीक है। ये बातें आप ध्यान दीजिए कि साइन का ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक यही होती है कि आप सोचते हैं माइनस करना है, 8 - 1 दैट इज 7, लेकिन 8 माइनस और जो क्वांटिटी है वो -1 है, तो इसलिए ये 9 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल रियली वाइल डूइंग कैलकुलेशन। देखिए मैट्रिक्स आसान है, बस एक संदर्भ में टफ नहीं कहूंगा, बेकार है मैं कहूंगा कि एक नंबर गलत हुआ तो आगे आप सोचिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया, इस पे फर्दर ऑपरेटर लगाने, तो कैलकुलेशन पूरी 9 पे होनी थी, आप 7 पे करते गए, तो हर एक नंबर आगे क्या आएगा, गलत आएगा। तो भले थोड़ा आप टाइम ले, लेकिन सही करें, क्योंकि कैलकुलेशन फिर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेशन जितनी है उसमें अगर एक जगह गलती, तो आप उसी नंबर पे आप फर्दर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको चीज़ें 9 से करनी थी, वही चीज़ अगर आप 7 से कर रहे हैं तो सारी कैलकुलेशन आगे क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। भले आपको प्रोसीजर आता हो, सब कुछ आता हो, लेकिन एक नंबर गलत, आगे सब गलत। तो थोड़ा सा इस पे क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं, क्रॉस को हटा देते हैं, एंड ऑपरेटर आपके बाद लगाएंगे R3 implies R3 प्लस 2R1 कर देते हैं, थोड़ा टफ बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें दूर तक देखना पड़ेगा। किस में चेंज हो रहा है, R3 में। जिसमें चेंज नहीं हो रहा उन बेचारों को सीधे सीधे लिख दो। तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, तो इन बेचारों को हमने सीधे सीधे लिख दिया है, ठीक है। R3 में चेंज होना है तो R3 के लिए बचा देंगे, ठीक है। R3 में क्या चेंज करना है, तो R3 लो, ये R3 हो गया तुम्हारा, और ये R1 हो गया, तो ये R1 हो गया, ठीक है। अभी हम अगली बार ये दोनों भी लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है R3 R1 कौन है, लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी अभी लिख रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इन्हीं पर है। गलती से ये ना हो कि आप R2 के एलिमेंट देखने स्टार्ट कर। तो R3 में क्या चेंज करना है, आपके पास सिंपल सा है, R3 में जो भी लिखा है उसमें ऐड कर देना है 2 टाइम्स ऑफ R1। तो 3 में कितना ऐड करना है, इसका दुगना, 3 प्लस इसका ट्वाइस करेंगे तो 8, 3 + 8 = 11। अब देखिए हम थोड़ा एडवांस रहा ना, यही चीज हम नीचे कैसे लिख रहे थे, ट्वाइस ऑफ दिस, एंड देन वहां तो हम रो के एलिमेंट को भी लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिख रहे। अब R3 का अगला मेंबर 1 है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है R1 का, उसी के जस्ट ऊपर जो है, जस्ट ऊपर ये नहीं है, R1 का मेंबर ही है। तो 1 + 2 टाइम्स ऑफ 3 6, 1 + 6 is 4 में, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 4 में ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ -1, तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 - 2 हो रहा है, तो दिस विल बी 2। बेटा घटाना, अगर जोड़ घटाने में गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भी मिस्टेक करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा, लेकिन मेरी मिस्टेक से कुछ घाटा नहीं होने वाला, आपकी मिस्टेक से योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, ध्यान देना है थोड़ा, तो कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान देना। तो 4 में अब आप सोचेंगे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 6 लिखना चाहिए था, बेटा -1 है, -1 का 2 टाइम्स करेंगे तो -2, 4 - 2 विल बी 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अभी तक मुझे तो जो लगता है स्मूथली हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं। खासकर ये वाला जो ऑपरेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, बार बार मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट,
ठीक है। इसका कॉलम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जहां यूज भी होगा जैसे मैंने कहा तो नाम मात्र के लिए यूज होगा। जब मैं कह रहा हूं तो बिलीव दैट, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कहता हूँ तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आई एम ए टीचर और मुझे पता है बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ये भी मैं समझता हूँ। तो इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको उन चीज़ों पे जोर देना जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो समझने के पर्पज से जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों पे जोर देना मेरा फर्ज है, कि कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी कम चीज़ें पढ़नी है, इस पर आपको बताना, ठीक। बिकॉज आई नो वट आई नीड टू रियली स्टडी यू गाइज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कॉलम पे एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आल्दो मैंने कह दिया ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कॉलम पे भी हम प्रैक्टिस एक दो कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। और अभी हम पर्पजलेस जा रहे हैं, मतलब कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे, पर्पजलेस है, ठीक है। इस पर दो तीन प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो C1 इम्प्लाइज C1 माइनस 2C2, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब कॉलम की बारी आ गई है, तो कॉलम को एज इट इज लिखो जिनमें चेंज नहीं हो रहा है। तो सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो लिख दिया, ठीक है। ये हैबिट डालिए आप बेटा, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें निकाल ली है, सिर्फ यही वाला रह गया, ठीक है। C1 में क्या चेंज करना है, तो C1 ये रहा तुम्हारा, C2 ये रहा, तो C1 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसका 2 टाइम्स, तो 2 माइनस 2 0, इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको ध्यान से करना, -1 लिखा है, माइनस ट्वाइस ऑफ 4 दैट इज -9, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 7 दैट इज 14, 6 माइनस 14 इज -8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। C3 implies C3 minus 2C1, ठीक है। तो C3 में चेंज होना है, तो जिनमें चेंज नहीं होना है उन बेचारों को एज इट इज लिख लो। C3 में चेंज होना है तो 1 4 7। चलिए, तो C3 और C1 का रोल है, तो ये C1 है, ये C3 है। C3 में से सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ दिस, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 0 को ट्वाइस कुछ नहीं होता, तो 6 ही रहेगा। 5 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो इसको कर लेते हैं, 5 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ -9, तो माइनस माइनस भाई जब दो माइनस हो, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 18 बन जाएगा, दैट इज 23। और लास्ट में 8 माइनस ट्वाइस ऑफ 8 16, यानी ऐड हो जाएगा 24। तो इस तरह से आपको लिखना आ जाना चाहिए लास्ट में कैलकुलेशन करके। पहले हैबिट आप जरूर, मैं कहूँगा कि ऐसे करिए जैसे हमने ठीक है, अब हमने डिलीट कर दिया। जब हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने एकदम डिटेल में इसको किया था, ठीक है, कि हमने R1 के मेंबर सॉरी R2 के मेंबर लिखे थे, R3 के लिखे थे, एंड देन आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपको हैबिट कैसे करनी है, जैसे अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना आ जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप ऐसे कैलकुलेशन करना सीख भी लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने अच्छा खासा इस पे अभी तक प्रैक्टिस कर लिए, इस पे हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे। अब हमारा अगले स्लाइड में डेफिनेटली सिलेबस शुरू हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल शुरू करने से पहले हम थोड़ा 10 मिनट इस पे और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपने सिलेबस मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी हमने प्रैक्टिस कर ली है, इसके बाद और प्रैक्टिस, देखिए आपको प्रैक्टिस करनी, मेरा काम है समझाना। हमने 3-4 एग्जाम्पल पुट ऑन किए, समझा दिया आपको। इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आई एम सेइंग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करनी है। आई एम पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ओवर दिस बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80% या 80 ना भी कहें 60% और 70% इस यूनिट में इसका योगदान है। इसको अगर आप करना सीख गए तो आपका 70%, बाकी कॉन्सेप्ट तो है ही, ठीक है, चीज़ें रहेंगी, वहाँ पर रैंक आएगा, ये आएगा, लेकिन सब कुछ करने में जो भी रैंक आप फाइंड करेंगे या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रैंक फाइंड करने में जो भी आप काम करेंगे उसमें पूरा योगदान इसी ऑपरेशन का है। तो इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आगे काम आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो उम्मीद है आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले इजी लेवल से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे टफ की तरफ जाइए, ठीक है। तो मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ अपना वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन दैट इफ़ आई गेट टाइम रियली, जो कि मिल ही जाएगा मुझे लग रहा है। उम्मीद है कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए टाइम निकाल लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।